नमस्कार, हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पयुधी शशि। अंग्रेजी में कहावत है, देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप, यानी किसी भी फील्ड में शिखर पर हमेशा जगह होती है, बशर्ते आप वहां तक पहुंचने की कुव्वत रखते हो। काबिलियत आपके पास है तो फिर यकीनन आप सबसे आगे होंगे। लेकिन सबसे आगे पहुंचने वाले तैयारी कैसे करते हैं, क्या अलग करते हैं, वो कैसे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये आपको जरूर जानना चाहिए। और इसीलिए आज नीट के टॉपर्स के साथ संडे का दिन आप जी न्यूज के साथ बिताएंगे। आने वाले कुछ मिनटों में हम आपको ये बताएंगे कि इन टॉपर्स ने ये मुकाम हासिल कैसे किया, कितना परिश्रम था, कैसे दृढ़ निश्चय के साथ तैयारी की गई और कैसे इस सफलता को उन्होंने हासिल किया। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ नीट के टॉपर्स को आज सुने। ये बहुत जरूरी है, खासतौर से हमारे जो युवा दर्शक हैं और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो नीट का एग्जाम देना चाहते हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं या फिर कोई और एग्जाम देना चाहते हैं। कैसे किसी भी परीक्षा के लिए आपको अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, आज इन टॉपर से आप सीख सकते हैं। और खास बात यह है आज के हमारे शो की कि इसमें दो हमारे टॉपर्स हैं जिन्हें 720 में से 720 अंक मिले हैं। अब तो आप भी उनका नाम जान गए होंगे। यूपी के कुशीनगर की आकांक्षा सिंह और इसी के साथ राउरकेला यानी उड़ीसा के शोएब आफ्ताब हमारे साथ होंगे। इन दोनों के अलावा हमारे साथ कुछ और टॉपर्स भी जुड़ेंगे जिनसे हम सवाल पूछेंगे और ये जानेंगे कि कैसे इन्होंने इस एग्जाम को लेकर अपने आप को तैयार किया, कैसे कोरोना काल में अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग किया, मेंटली खुद को स्ट्रॉन्ग किया, क्या सैक्रिफाइसेस करने पड़े इन सभी को और उसका नतीजा कैसे निकल कर आया ये आपने देखा। कैसे सफलता अगर दूर भी रह जाए तो निराश नहीं होना चाहिए, अपने मोराल को बिल्कुल डाउन नहीं होने देना चाहिए। आपको हम बताएंगे कौन कौन हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो 6 टॉपर्स हैं हमारे साथ। शोएब आफ्ताब राउरकेला उड़ीसा से 720 में से 720 अंक टॉपर हैं, रैंक पहली रैंक पर हैं। आकांक्षा सिंह कुशीनगर यानी उत्तर प्रदेश से दूसरी रैंक पर है, लेकिन 720 में से 720 अंक मिले हैं क्योंकि ये छोटी हैं, इसीलिए इन्हें दूसरी रैंक दी गई है। इसी के साथ विनीत शर्मा दौसा यानी राजस्थान से हमारे साथ जुड़ेंगे, चौथी रैंक हासिल की है इन्होंने। बासित बिलाल खान पुलवामा से यानी कश्मीर से, जहां अमन की बयार बह रही है, 188वीं रैंक है। लेकिन इनसे हम जानेंगे कि कैसे वहां के हालात का भी सामना इन्होंने किया और यहां तक पहुंचे हैं। मनित मात्र वादिया हमारे साथ हैं राजकोट से, इन्होंने 10वीं रैंक हासिल की है। पृथ्वीराज सिंह है पटना बिहार से, इन्होंने 35वीं रैंक हासिल की है। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। मनित, बासित, आकांक्षा, विनीत, शोएब, वेलकम टू जी न्यूज। शोएब, सबसे पहले मैं शुरुआत आप ही से करूं। आपसे मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगी क्योंकि आपने जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो बहुत लोगों को प्रेरणा देगा, बहुत युवाओं को आगे बढ़ने का हौसला देगा। मैं चाहती हूं आप आज आप सभी लोग हमारे साथ यानी जी न्यूज के माध्यम से देश के लोगों के साथ, युवाओं के साथ अपने उन सेक्रीफाइसेस के बारे में बात करें जिनके बारे में शायद आपने पढ़ाई करते वक्त, तैयारी करते वक्त सोचा भी नहीं होगा। आज ये मंच आपका है, आप जो बात करना चाहते हैं। शोएब, आपने ये मुकाम हासिल किया, इसके पीछे अपने परिश्रम के बारे में हमें बताइए। मैं 2 साल पहले 2018 में 10th बोर्ड्स के बाद कोटा में मैं आया था और फिर यहाँ पे ही एलन कैरियर इंस्टीट्यूट को मैंने ज्वाइन किया और एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में मैं रह के मेरी जो नीट की प्रिपरेशन मैंने की, साथ ही साथ 11th-12th की स्कूलिंग भी मैंने यहीं से की। सुबह 7 बजे से मैं स्कूलिंग के लिए जाता था, 1:30-2 बजे तक वो ख़त्म होने पे सीधा कोचिंग पे चला आता था और फिर कोचिंग जब 6:30-7 बजे तक ख़त्म हो जाती थी, उसके बाद अराउंड 4 आवर्स तक का सेल्फ स्टडी टाइम मिल पाता था मुझे। और इसके अलावा जब कोई भी संडे वगैरह होते थे तो तब मैं 10 to 12 आवर्स की पढ़ाई करता था। 10 to 12 आवर्स की पढ़ाई एकदम कॉन्टिन्यूअस। शोएब, कोई ब्रेक नहीं? नहीं मैम, ब्रेक्स तो होते थे लेकिन टोटल 10 to 12 आवर्स पढ़ता था, कोई अगर कोचिंग या स्कूल बंद रहे तो। अच्छा आकांक्षा, आपने कभी सोचा था कि एक तो कोरोना का समय चल रहा था
और उसमें जब बच्चों का मनोबल टूट जाता है, जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, स्कूल के बच्चों का भी, वो लोग मायूस हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में आपने कैसे अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग किया? मैं ये कहना चाहती हूँ, एम आई ऑडिबल मैम? हाँ, आपकी आवाज मुझे मिल रही है कांक्षा। जब लॉकडाउन हुआ था तो मतलब मैं दिल्ली में प्रिपेयर कर रही थी 11th-12th, तो लॉकडाउन के बाद मैं घर पे आ गई थी वापस से। तो पेपर जो 3rd मई को होने वाला था वो काफ़ी पोस्टपोन हो रहा था। तो इनिशियली तो मुझे थोड़ी टेंशन मतलब हो रही थी, बट बाद में मैंने उसको एज अ अपॉर्चुनिटी लेने का सोचा, क्योंकि मतलब इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती थी। अगर मैं टेंशन लेती भी तो मैं अपनी प्रिपरेशन और ख़राब ही करती। तो उस चीज़ को मैंने एज एन अपॉर्चुनिटी लिया, एज अ चैलेंज लिया कि अगर मतलब टाइम एक्सटेंड हो रहा है तो सबके लिए हो रहा है, सबके लिए हो रहा है, सबको प्रॉब्लम्स आएंगी, तो मुझे अपनी प्रैक्टिस को और बढ़ाना चाहिए, अपने आप को और इम्प्रूव करते जाना चाहिए। और वही हुआ भी। मतलब पहले जो मैं मॉक पेपर्स करती थी वो अराउंड 2 hours 30 minutes में कंप्लीट करती थी, और फिर लॉकडाउन में मैंने उसको इतने अच्छे से यूटिलाइज किया, इतनी बार रिवीजन कर लिया एनसीईआरटी का और हर एक टॉपिक का, कि मेरा मॉक पेपर्स मैं 2 घंटे में कंप्लीट करने लग गई थी उसके बाद से। और उस चीज़ का फायदा मुझे नीट में भी मिला। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रॉब्लम्स थी पर सबके साथ होती हैं, तो आपको प्रॉब्लम का पॉजिटिव साइड देखना है कि आप उसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। और जो जी, तो आकांक्षा बता रही हैं कि कैसे आप समस्या का समाधान कर सकते हो। इतनी छोटी हैं, लेकिन अपनी प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए, उस सिचुएशन से भागना नहीं चाहिए जिसमें आपको लगता है नहीं नहीं हम कुछ नहीं कर पाएंगे, या अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये सिचुएशन हमारे फेवर में है नहीं। तो आपको कैसे उसमें अपने आप को खुद समझाना होगा, और आप बहुत मजबूती के साथ इन सारी सिचुएशंस को टैकल भी कर सकते हैं। लेकिन बासित, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने तो पूरे कश्मीर का नाम रोशन किया है, मतलब और पुलवामा से आप हैं, जहां लोगों के जब पुलवामा का नाम सुनते हैं ना बासित, तो जहन में वो जवान आते हैं जिन्होंने वहां शहादत दी थी। लेकिन आप जैसे युवा जब निकल कर आते हैं तो ये समझ में आता है कि देखिए कैसे तस्वीर बदल रही है कश्मीर की। अमन शांति की तस्वीर तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन शिक्षा को लेकर इतनी ज्यादा जागरूकता और इतनी सफलता। अपने सफर के बारे में बताइए, क्योंकि पूरा देश जानना चाहता है। देखिए मैम, सबसे पहले अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जो नीट की प्रिपरेशन थी मैंने 11th से स्टार्ट की थी, और मैंने पुलवामा से नहीं की थी, मैं श्रीनगर शिफ्ट हो गया था। तो जो पुलवामा के जो भी कंडीशंस रहे हैं उनका उतना इम्पैक्ट नहीं रहा है मेरी प्रिपरेशन पे। और मेरे टीचर्स का बहुत एफर्ट है मेरे पे, उन्होंने बहुत काम किया है मेरे पे, और मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट है, और मैंने भी बड़ी डेडिकेशन के साथ जो है अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका क्रेडिट अपने पेरेंट्स को देता हूँ, अपने टीचर्स को देता हूँ। जी, क्या किसी भी वक्त आपको ऐसा लगा जब आप पढ़ाई करते हैं, तो आपने कहा ना कि आप पर असर नहीं हुआ क्योंकि पुलवामा में जो हुआ, लेकिन जब आप पूरे कश्मीर के हालात की बात करते हैं, हर वक्त एक बहस का मुद्दा बना रहा, तो आपने कैसे अपने आप को इन सब चीजों से अलग रखा? देखिए मैम, मैं जो हूँ, मैंने इस पॉलिटिक्स में मेरा कोई उतना इंटरेस्ट नहीं रहा है। और जो ही मैं प्रिपरेशन कर रहा था 11th-12th में, तो मैं जो जितना भी टाइम मुझे मिलता था मैं बुक्स के साथ ही गुजारता था। तो मैं हार्डली कोई न्यूज़ चैनल या किसी भी डिबेट में जो है उसकी नॉलेज रखता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रिपरेशन जो है वो ओवरऑल स्मूथ रही है, और उतना ज़्यादा जो है इम्पैक्ट नहीं हुआ है। सिर्फ रिसेंटली जब कोविड-19 ब्रेकआउट रहा, और उसके दौरान जो है 4G इंटरनेट की अनअवेलेबिलिटी की वजह से थोड़ा बहुत मेरे प्रिपरेशन पे जो है इम्पैक्ट पड़ा। बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिलेबस पहले से ही कवर कर रखा था, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स का। अच्छा बासित, जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो बहुत तरह से हमें अपनी चीजों को बदलना पड़ता है। आपने बताया ना कोविड-19 का समय सबके लिए चैलेंजिंग था, लेकिन आपने अपने पढ़ाई के टाइम टेबल में बदलाव किया? आपका वो पूरे दिन का जो स्केड्यूल होता था वो आपने कैसे बनाया? आप उसके बारे में बताइए। देखिए मैम, मैंने कोई टाइम टेबल उतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया है। मैं बस सोने के लिए 6-7 घंटे रखता था, खाना पीना और प्रेयर्स के लिए करीब 4 घंटे, और उसके अलावा जितना भी मुझे टाइम मिलता था मैं पढ़ाई में ही उसको कंज्यूम करता था। बिल्कुल, और यही कारण भी है कि आपको उसका रिजल्ट मिला, आप इतने सफल हुए, और आपने पूरे कश्मीर का नाम भी रोशन किया है। मेरे साथ विनीत शर्मा भी जुड़ चुके हैं। विनीत जुड़ चुके हैं, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है विनीत? मैम कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई जी न्यूज की तरफ से आपको। सबसे पहले तो
विनीत, आप मुझे Thank you, बताइए, आप अपनी ये स्टोरी बताइए, कैसे आपने अपनी शुरुआत की पढ़ाई की और आपने कब ये सोचा कि आपको नीट की परीक्षा देनी है, कैसे आपने ये पूरी प्रिपरेशन की? मैम मुझे बचपन से था कि डॉक्टर बनना एक मतलब सपना था। तो जैसे ही मेरी 10th हुई उसके बाद 11th की स्टार्टिंग से मैंने 3D क्लासेस में एडमिशन लिया और तब से 11th की स्टार्टिंग से मैंने मेडिकल की तैयारियां शुरू की। जी, अच्छा, जब ये पता लगा कि आपकी रैंक 4 है, चौथी रैंक है, Yes, ma'am. उस क्षण के बारे में आप साझा कीजिए, कैसा महसूस हो रहा था? वो मेहनत मैम वो सफल हुई जब? पहले तो रिजल्ट 4 बजे आने का था पर साइट ही नहीं खुल रही थी, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन था। करीब 3-4 घंटे से लगातार ट्राई कर रहे थे, साइट नहीं खुल रही थी। फिर 8:30 बजे साइट खुली और तब देखा कि 4th रैंक आई है, तो बहुत खुशी हुई कि 2.5 साल की मेहनत का अच्छा परिणाम रहा, अच्छा रिजल्ट आया। अच्छा, कहते हैं पेरेंट्स का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए, सबसे पहले गुरु तो Yes, माँ बाप कहे जाते हैं, टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोई एक रोल मॉडल आपकी लाइफ में जिसको आपने हमेशा फॉलो किया हो और आप साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ, ताकि वो भी जान सकें कि आपकी लाइफ में रोल मॉडल की कभी कभी अहमियत कितनी होती है? मैम मदर का सपोर्ट हमेशा से काफी रहा है। मतलब कभी कभी जैसे टेस्ट में मार्क्स कम आते थे तो भी मम्मी से काफी हेल्प रहती थी, तो मम्मी ही एक तरीके से रोल मॉडल की तरह रही हैं। कभी ऐसा हुआ विनीत कि लगा हो कि ऐसा टाइम आया हो कि शायद नहीं हो पा रहा है, कैसे प्रिपरेशन होगी, या कभी आपको लगा हो कि कोई कमी है तो उसे कैसे आपने फिर ठीक किया? मैम 12th के एंड तक, बोर्ड एग्जाम तक सब ठीक था, उसके बाद एकदम से कोविड आ गया, तो उस वजह से एकदम से हैम्पर हुई जो प्रिपरेशन थी। तो तब लगा कि हाँ प्रॉब्लम है। मतलब ये था कि सिलेबस कई बार कंप्लीट कर चुके थे, तब फ्रस्ट्रेशन हुई कि वापस वही पढ़ना पड़ेगा। फिर पेपर एक्सटेंड पे एक्सटेंड होता जा रहा था, तब एक बार लगा कि यार कैसे होगा। पर फिर जैसे ही मतलब कुछ दिन देख लिया और फिर वापस उसकी प्रिपरेशन शुरू कर दी और फिर अच्छा रिजल्ट रहा। मनित, जिन्होंने 10th रैंक हासिल की है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनित, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो सबसे पहले मैं आपको भी व्यक्तिगत तौर पर बधाई देती हूँ जी न्यूज की तरफ से, और आप ऐसे ही सफल होते रहे। लेकिन आप अगर अपनी कहानी, अपने संघर्ष की कहानी, संघर्ष से मेरा मतलब है कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो ये एक संघर्ष ही होता है किसी भी चीज को पाने के लिए, उसे हासिल करने के लिए। आप क्या साझा करना चाहेंगे दर्शकों के साथ? जी मैम, मेरी आवाज आ रही है मैम? बिल्कुल आ रही है मनित, हम आपको देख भी पा रहे हैं, आपको दर्शक जी न्यूज के देश देख रहा है आपको। हाँ मैम, मैं राजकोट में ही मेरा जन्म हुआ है और मैंने 2 साल की जो 11वीं और 12वीं की पढ़ाई है वो भी राजकोट से ही की है। और मैंने कोचिंग और स्कूलिंग भी यहीं से किया है। और जैसे मेरा हमेशा से फोकस स्कोर का रहा था, रैंक का नहीं, कि जब तक स्कोर, कोचिंग के टेस्ट के स्कोर में ऑप्टिमम मार्क्स ना आए तब तक मैं डिसिप्लिन होके घर पे या कोचिंग में, स्कूल पे, सब जगह पढ़ाई में ही व्यस्त था। और थोड़े थोड़े बीच में ब्रेक लेकर, लेकिन मेरी स्टोरी में यही रहा है कि मैं डिसिप्लिन रहकर, आसपास का सब भूल कर, 2 साल एकदम रूम में ही रहकर, एक ही चेयर पे बैठकर मैंने सब कुछ किया है। 2 साल पूरे वहीं गुजारे। और फिर जब पोस्टपोनमेंट का न्यूज आया था तब थोड़ा मोरल और वो सब डाउन हुआ था, लेकिन पेरेंट्स की वजह से और मेरे टीचर्स की वजह से उन्होंने मुझे मोटिवेटेड रखाया और बहुत स्ट्रेंथ दी कि तुम कर पाओगे। तो फिर वैसे ही बहुत स्मूथली मैंने एक ही चेयर पे बैठ के रोज के 6-7 घंटे देके, और लॉकडाउन में 8-9-10 घंटे तक की पढ़ाई, रोज एक टेस्ट देके, वही संघर्ष रहा है पूरा नीट के दिन तक। मनित, आपने बहुत अच्छी बात कही कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट था मेरी रैंक आना, मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि मैं इसे क्लियर कर लूं। तो जब हम किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो एक ना दबाव होता है हमेशा कि अच्छा करना है या फिर मुझे फर्स्ट रैंक लानी है। कभी कभी ऐसा होता है हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम 8th रैंक लाएंगे, 10th रैंक लाएंगे तो भी हम विनर ही कहलाएंगे, क्योंकि हम उस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं। ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट जो भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो इस तरह के मानसिक तनाव से गुजरते हैं, आप अपने अनुभव से उनके साथ क्या साझा करना चाहते हैं? हाँ मैम, मेरा यही से आइडिया मेरा यही था कि मैं काफी लोग बोलते हैं कि तुम्हारा ये हो जाएगा, ये हार्ड एग्जाम है, इतने सारे लोग हैं, लेकिन मैंने हमेशा कुछ सोचा ही नहीं। कभी कोचिंग में भी मेरी रैंक पीछे आ गई तो, या कभी फर्स्ट भी आ गया, मैंने कुछ रैंक का तो
आइडिया भी नहीं था, कुछ कॉलेज का नहीं सोचा था। मेरा एक ही फोकस था कि मैं कंसेप्ट्स और सब कुछ क्लियर रखूं। मुझे पढ़ाई में बहुत मजा भी आती थी। तो मेरा यही संदेश होगा कि आप जो भी पढ़ाई है उसमें इंटरेस्ट लेके अपने क्यूरियोसिटी के लिए आप पढ़े, आप और दबाव और वो सब ना सोचे, सिर्फ अपना स्कोर, अपनी एक्यूरेसी और अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए पढ़े, और सब भूल के सिर्फ आप अपने स्कोर और अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए पढ़िए। बिल्कुल। पृथ्वीराज सिंह भी मेरे साथ हैं, 35वीं रैंक इनकी आई है। पृथ्वीराज, जैसे मनित ने ये बात कही, मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ आपके अनुभव के चलते, क्या ऐसा था, कोई प्रेशर था दिमाग में कि यार मुझे तो फर्स्ट रैंक लानी है, सेकंड रैंक लानी है, या आसपास के लोग अभी ऐसा कहते थे कि नहीं अब रैंक तो आपको अच्छी लानी होगी, टॉप 10 में आ जाओ, टॉप 5 में आ जाओ, ऐसा होता था क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता था। बस मेरा यही टारगेट था कि एम्स दिल्ली मिल जाए, तो मैंने उसी के हिसाब से मेहनत की और अब जाके मिल गया। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि आपके लिए सबसे ज्यादा सपोर्टिव कौन रहा? सबसे ज़्यादा सपोर्टिव मेरे पेरेंट्स रहे, सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी रही। 11th में मम्मी मेरे साथ रहती थी और 12th में पापा भी आ गए थे, तो पेरेंट्स ने बहुत मोटिवेट किया। अच्छा, आपको कभी ऐसा लगा जब आपका कोई वीक टाइम आया हो, आपको लगा हो कि शायद मैं नहीं कर पा रहा हूं, या आप अगर ऐसा कोई समय आया तो आपने कैसे उसके साथ डील किया? मैं चाहती हूं कि आप लोगों को पूरा देश सुन रहा है जी न्यूज के माध्यम से, तो आपके अनुभव से वो छात्र जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनके मन में ऐसा कुछ करने की जिन्होंने ठानी है, वो समझ सके, प्रेरणा ले सके। जी, मेरा तो एलन में हमें ये पढ़ाया जाता था, जो भी पढ़ाया जाता था उसको मैं ढंग से पढ़ता था और पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ता था, और जो भी टेस्ट होते थे उसका एनालिसिस करता था, और जिससे मेरा स्कोर हर बार इम्प्रूव होता था। रैंक पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, बस स्कोर अपना इम्प्रूव करता था, और आज ये रिजल्ट आया। अच्छा, जब अगर आपको ब्रेक चाहिए होता था तो आप क्या करते थे? आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? जी, ब्रेक में तो मैं मैच देख लेता था, हाइलाइट्स देख लेता था, बस आधे घंटा ज़्यादा से ज़्यादा, या न्यूज़पेपर पढ़ लेता था। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जितने आप सब लोग जो जुड़े हैं मेरे साथ, सबने इस बात का जिक्र किया कि न्यूज़पेपर पढ़ते थे। ये कितना जरूरी है? मतलब अगर जो स्कूल के स्टूडेंट भी हैं या फिर वो चाहते हैं 10th 12th के मार्क्स अच्छे गेन करना, आगे किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में बैठना, तो आप अपने अनुभव से बताइए क्या उन्हें करना चाहिए, क्या क्या चीजें जरूरी हैं जिन्हें उन्हें शुरुआत से फॉलो करना चाहिए? पहले तो रूटीन अच्छा रखना चाहिए और पूरे शेड्यूल से पढ़ना चाहिए, और न्यूज़पेपर भी जरूरी है, क्योंकि पहले तो एम्स होता था तो उसमें तो जीके आती थी, तो उससे के आदत पड़ी थी पढ़ने की। शोएब, आपने बताया था कि आपकी हॉबी है पेंटिंग करना, और आप बहुत अच्छी पेंटिंग भी करते हैं, ये हमें पता लगा है। तो अच्छा, शोएब को आवाज मिल पा रही है? अच्छा, एक ही साथ दोनों जुड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यस मैम। शोएब, आपकी जो हॉबी है पेंटिंग करना है, और आप बहुत अच्छी पेंटिंग भी करते हैं, ये भी हमें पता लगा है। तो इसके अलावा आपकी क्या क्या हॉबीज रही? कैसे आपने अपने माइंड को फिर से रिफ्रेश किया? क्या क्या करते थे आप? मैम, मैं कभी भी फ्री टाइम होता था तो मैं यूट्यूब के वीडियोस देखता था, और अगर बहुत ज़्यादा कभी फ्री टाइम मिले, जैसे कोई टेस्ट्स होते थे हमारे एलएन में, जो माइनर टेस्ट होते थे, उसके बाद हमें थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता था, उस पे हम जनरली मूवीज़ वगैरह देख लेते थे। मूवीज आपको पसंद है? हाँ, पसंद तो है। अच्छा अशोक, ये बताइए, पढ़ाई के समय को लेकर कहते हैं ना पेरेंट्स, शुरू से हमें भी कहते थे ऐसा, मुझे भी मेरे पेरेंट्स कहते थे कि सुबह उठकर पढ़ो तो ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है, रात के बजाय सुबह मेमोरी में सब कुछ जल्दी जल्दी फीड होता है। तो क्या ऐसा होता है? आपके पेरेंट्स ने भी आपको ऐसा कहा कभी? मेनली मेरे पापा ऐसा बोलते थे, लेकिन मैं इसको कभी फॉलो नहीं कर पाता था क्योंकि सुबह तो वैसे भी स्कूल होती थी, और अगर संडे को नहीं, हाँ, अगर सुबह तो ऐसे स्कूल होती थी, लेकिन अगर कभी संडे या लॉकडाउन में जब स्कूल वगैरह सब बंद थे, तब तो मैं 9 बजे के बाद 9 बजे उठता था और फिर 10 बजे के बाद ही पढ़ाई शुरू करता था। मतलब कुल मिलाकर आपको अपना टाइम टेबल सेट करना होगा। अगर आप एक रूटीन सेट करते हैं तो फिर दिन हो या रात हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना शोएब? नहीं मैम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मेरा तो यही मानना है, आप जैसा भी पढ़ो, लेकिन आप अगर कंसंट्रेशन से पढ़ते हो तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आकांक्षा, हमारे जो 6 गेस्ट है ना आप लोग, उसमें आप एकमात्र लड़की हैं और 720 अंक पाने वाली लड़की हैं, तो ये तो वैसे भी खुशी है, मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है आपको देखकर। लेकिन आप और बाकी लड़कियों के लिए क्या कहना चाहती हैं? उन्हें आप क्या सलाह देना चाहती हैं? इतनी छोटी उम्र में आपने इतनी सफलता हासिल की। मैं सबको यही कहना चाहती हूँ जो भी देख रहे हैं कि हमेशा मतलब अपने ड्रीम्स और अपनी एस्पिरेशंस जो भी है आपके सपने, उसको हमेशा बड़ा रखिए और उसके लिए आपको जितना भी हार्ड वर्क लगाना पड़ रहा है, जितना भी एफर्ट आपको लगाना पड़ रहा है, वो पूरा आप एफर्ट लगाइए। और मेरा ऐसा मानना है कि स्मार्ट वर्क अलोंग विथ हार्ड वर्क आपको डेफिनेटली सक्सेस देगा। तो स्ट्रैटेजाइज करिए अपनी चीज़ों को। आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, पहले देखिए कि मतलब जो लोग उसमें सक्सेसफुल हैं वो कैसे करते थे चीज़ों को, और फिर उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी सेट कीजिए, एग्जाम्स दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और डेफिनेटली हार्ड वर्क कीजिए। आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। और अगर आप लड़की हो तो मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि गर्ल्स है तो नहीं कर सकते हैं। आज तो गर्ल्स हर फील्ड में इतना अच्छा कर रही हैं, तो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। और उन पेरेंट्स को भी ये कहना चाहूँगी कि आप ऐसे कोई डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, बिकॉज अगर आप गर्ल्स को अपॉर्चुनिटी देंगे तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा करेंगी। और आकांक्षा जो बातें बता रही हैं, हम और उनसे बात करेंगे। बात कर रहे हैं, मेरे साथ शोएब आफ्ताब है जिन्होंने 720 में से 720 अंक हासिल किए हैं। आकांक्षा है, सेकंड रैंक है, इन्होंने भी 720 मार्क्स हासिल किए हैं। विनीत शर्मा है, 4th रैंक इन्होंने हासिल की है। बासित बिलाल खान पुलवामा से, कश्मीर से 188 रैंक इन्होंने हासिल की है। मनित मात्रवादिया 10वीं रैंक इन्होंने हासिल की है। पृथ्वीराज सिंह 35वीं रैंक इन्होंने हासिल की है। बासित, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, आपके साथ आपकी फैमिली है बासित, मैं देख पा रही हूँ। जी मैम। कौन कौन है आपके साथ? आपके पिता हैं? जी मैम, मेरे पिता है, मेरे अंकल्स हैं। तो क्या वो मुझे सुन पा रहे हैं? अगर मैं सवाल करूंगी तो वो मुझे सुन पाएंगे? हाँ जी मैम, सुन रहा हूँ अभी। आप उनको बोलिए वो आपके साथ बैठ सकते हैं, क्योंकि वो माता पिता जिनका परिश्रम आपकी सफलता के पीछे रहा चले गए है। अब। अच्छा, कोई बात नहीं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, क्या कह रहे थे आपके पापा भी आपसे? आपके पिताजी क्या बात कर रहे थे ब्रेक में आपसे? नहीं, ये कुछ अंकल्स आए थे मेरे, वो सेल्फी खींचना चाहते थे। तो आप स्टार बन गए हैं, पुलवामा के स्टार बन गए हैं अब आप। चलो, शुक्र अल्लाह का। आपकी मुस्कान आप बता रही है, आपके कॉन्फिडेंस को बता रही है। बासित, कैसा लग रहा है? आप सोचिए, आपने कहा आप श्रीनगर शिफ्ट हो गए, शायद कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिनको ये पता नहीं होगा कि आप प्रिपरेशन के लिए बाहर गए हैं, आज आपके घर आकर सेल्फी ले रहे हैं आपके साथ। जी मैम, बहुत खुश हूँ। मतलब जब आप कुछ करते हो, आपके पेरेंट्स खुश होते हैं, आपके टीचर्स खुश होते हैं, अब फिर आप सोचते होते और क्या चाहिए मुझे। मतलब जब आपके पेरेंट्स की आंखों में वो सेटिस्फेक्शन दिखता है, मतलब इंसान बोलता है बस मैंने कर दिया अपना काम। और आप एक ना उदाहरण मैं बार बार इसलिए कहती हूँ बासित, आपका जज्बा जानना बहुत जरूरी है। आपको भी ये पता होगा कि आपकी बातें बाकी कश्मीरी युवाओं के लिए कितना रास्ता खोलेंगी, उन्हें कितनी प्रेरणा देंगी। मैं आपसे चाहती हूँ आप अपने परिश्रम से जुड़ी और जो भी बात आप कहने चाहते हैं कश्मीर के युवाओं से, आप कह सकते हैं। देखिए, मैं कश्मीर के यूथ से यही बात करना चाहता हूँ कि पोटेंशियल हर किसी में होता है, बस आपको उस काम करने की ज़रूरत है। आपके जो पोटेंशियल जो आपका है उसको यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा फोबिया ये है कि हम नेशनल लेवल पे कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि अवेलेबिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है। बट आई थिंक इन अवेलेबिलिटीज़ में भी हम नेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकते हैं। हमारे में पोटेंशियल है, हमें डेडिकेशन के साथ जो है काम करने की ज़रूरत है। हमें जो है अपने आप पे बिलीफ रखने की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला को भी कामयाब करेगा। हम आगे भी नेशनल लेवल पे कम्पीट कर सकते हैं। अच्छा, आपको लग रहा था कि अब से पहले जो चीजें हो रही थी या युवाओं को लेकर रास्ते नहीं थे, विकास को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या कश्मीर में थी जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव युवाओं पर पड़ रहा था, अब वो बाधा दूर हो गई है?
देखिए, मैंने पहले भी बोला कि जो मेरी प्रिपरेशन थी पर्सनल, मैं पर्सनल बोल सकता हूँ कि मेरी प्रिपरेशन अल्हम्दुलिल्लाह स्मूथ रही। क्रेडिट गोज़ टू माय पेरेंट्स, क्रेडिट गोज़ टू माय टीचर्स, बट स्टिल आई अगेन से दैट 4G इंटरनेट, अनअवेलेबिलिटी ऑफ दिस 4G इंटरनेट, इट वाज समहाउ हर्डल इन माय प्रिपरेशन। जो कोविड-19 ब्रेकआउट के दौरान जो है उसकी अनअवेलेबिलिटी की वजह से मैंने भी सफ़र किया, और मेरे काफ़ी कोलीग्स थे जिनका सिलेबस रह गया था आफ्टर द अबॉलिशन ऑफ दैट आर्टिकल 370, तो वो दे वर डिपेंडेंट ऑन 4G इंटरनेट। मैंने तो अपना सिलेबस कवर कर लिया था, लेकिन मेरे बहुत सारे कोलीग्स ने सिलेबस कवर नहीं किया था, तो उनकी प्रिपरेशन पे जो इफेक्ट था वो बहुत ज़्यादा था एज कम्पेरिजन टू मी। लेकिन आपने कर दिखाया, आपने अपना स्केड्यूल ऐसे बनाया, आपने अपना टाइम टेबल ऐसे बनाया और आपने पूरी मेहनत की, इसलिए आप आज यहाँ पर हैं। और अच्छा लगता है कि जब विनीत नाम वेबसाइट पर डालो, अब विनीत का नाम जब वेबसाइट पर डाला जाएगा तो टॉपर की लिस्ट में आएगा, सीना चौड़ा हो जाता है गर्व से पेरेंट्स का। चलो विनीत। यस मैम। हेलो विनीत, मेरा आपसे ही सवाल था, मैं आपसे ये पूछ रही थी, जब हमें अब आपका नाम, आप जितने भी लोग बैठे हैं, आप सबका नाम या और जो विनर्स हैं जो नहीं जुड़ पाए हमारे साथ, जब आप वेबसाइट पर डालेंगे तो टॉपर की लिस्ट में नाम होगा। यस मैम, खुशी तो होती है, बट हाँ ठीक है, ये है कि ठीक है, खुशी तो होती ही है, पर ये है कि आगे भी और कुछ करना है या रुकना नहीं है। ये फर्स्ट स्टेप है। अभी सिर्फ 12th क्लियर किया, अभी सिर्फ एंट्रेंस हुआ है एम्स दिल्ली में, अभी आगे और भी जाना है। बिल्कुल। और विनीत, अच्छा, आप अपनी हॉबीज के बारे में आप मुझे बता रहे थे, आप क्या करते थे खाली वक्त में, या जब आपको लगता था प्रेशर ज्यादा हो गया, पढ़ाई बहुत ज्यादा है, तो कैसे आप अपने माइंड को रिफ्रेश करते थे, और ये कितना इम्पोर्टेंट है? मैम इम्पोर्टेंट तो बहुत है, क्योंकि आप स्टडी कर नहीं सकते थ्रू आउट, आपको ब्रेक्स की जरूरत होती है। तो मुझे क्रिकेट देखने का बहुत शौक है, तो जब भी मैं कोशिश करता था कि इंडिया का मैच हो, मैं टाइम निकाल पाऊँ थोड़ा और थोड़ा क्रिकेट देखूं, और इंस्टेंटली जब मैं थोड़ा परेशान हो जाता था पढ़ते पढ़ते, तो मैं गाने सुना करता था। अच्छा, आप गाना गाते भी हैं? शौक है आपको गाने का? नो मैम। आप चाहे तो आपका फेवरेट गाना आप सुना सकते हैं। नो मैम, गाने का शौक नहीं है, सिर्फ सुनने का है। अच्छा, लेकिन अभी तो आईपीएल चल रहा है, अब आपका रिजल्ट भी आ चुका है, तो रिलैक्स होकर आईपीएल देख रहे होंगे आप। यस मैम। आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? RCB। चलिए, तो आपका सपोर्ट है मतलब पूरी तरह से उससे। ठीक है, आकांक्षा आप मुझे ये बताइए, आपने भी 720 मार्क्स हासिल किए हैं और शोएब ने भी, लेकिन आप क्योंकि उम्र छोटी है तो आपको इसलिए सेकंड रैंक दी गई है, तो थोड़ा सा आपको इस बात का दुख है क्या? मन में ये बात है? शोएब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं इस सवाल पर। जब रिजल्ट आया था तो जब देखा कि सेकंड है, उस वक्त हल्का सा लगा था कि यार सेकंड की फर्स्ट होनी चाहिए थी। फिर अचानक से मतलब मेरे दिमाग के सामने मतलब एम्स दिल्ली जो मेरा ड्रीम कॉलेज रहा है और मैंने प्रिपरेशन करी है वो आ गया, और वो मुझे बहुत खुशी थी, मुझे वो मिल रहा है। दूसरा ये था कि मतलब मेरी एज कम थी, वो मुझे सेकंड, और वो तो आपको इस नियम से कोई दिक्कत नहीं हुई फिर? आपको आपके मन का कॉलेज मिल गया इसलिए? हाँ मैम, मुझे लगा कि सेकंड इज जस्ट अ नंबर, और 720 वाज द मैक्सिमम स्कोर कर सकती थी जो मैंने किया, उससे ज्यादा मैं ला नहीं सकती थी। तो इस बात का कोई वो नहीं है, मतलब मैंने अपना 100% लिया और बाकी तो ठीक है, इट्स जस्ट अ नंबर। बिल्कुल, ये कोई इसमें कोई दोहराए नहीं है। आकांक्षा, ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि आप दोनों लोगों ने एक ही मार्क्स हासिल किए हैं और आप दोनों लोग पहले नंबर पर हैं, सिर्फ एक नियम की वजह से। लेकिन इसमें कोई दोहराए नहीं है कि आपने भी उसी तरह से अपने आप को साबित किया जैसा कि शोएब ने किया, या और हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए बैठे हैं। शोएब, आप कुछ कहना चाहते हैं आकांक्षा से? मैं आकांक्षा को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, और मैं यही कहना चाहूँगा कि हम दोनों को ही रैंक 1 डिक्लेयर करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अब जो रूल है सो है। अच्छा, तो आप मुझे बताइए शोएब, आप पेंटिंग के अलावा क्या आप सिंगिंग का या गाने सुनने का शौक रखते हैं? नहीं, जैसा कि मैंने बोला, मैं यूट्यूब के वीडियोस देखता था और कभी कभी बहुत टाइम मिले तो मूवीज देखता था। और आकांक्षा, आपकी क्या हॉबीज हैं?
मैम मुझे गाने सुनना बहुत पसंद है, तो मैं गाने बहुत सुनती थी। और उसके अलावा मतलब जब भी फ्री टाइम होता था तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर लेती थी किसी टॉपिक पे। और अदरवाइज मतलब संदीप माहेश्वरी सर है, यूट्यूबर है, तो मैं उनकी वीडियोस देखती थी। और मैं नरेंद्र मोदी जी से भी बहुत इंस्पायर्ड हूँ, तो उनकी भी मैं वीडियोस यूट्यूब पे देखती थी। तो इन लोगों को मैं सुनती थी और गाने सुनती थी, यही चीजें मैं करती थी फ्री टाइम में। तो आपको प्रधानमंत्री के बारे में सबसे अच्छी बात क्या लगती है? मैम उनका एक स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा हुआ है कि मैं कुछ करने में विश्वास रखता हूँ, कुछ बनने में नहीं। उनकी ये जो स्टेटमेंट वो मुझे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है। मतलब मुझे भी लगता है कि मेरे लाइफ का भी गोल यही है कि हमेशा जो भी आप कर रहे हो उसमें अपना 100% एफर्ट दो। ये मत सोचो कि मुझे यहाँ पे पहुंचना है, ये बनना है, वो अपने आप हो जाएगा, एज अ कंसिक्वेंस वो हो जाएगा। तो आप रास्ते पे ध्यान रखो तो मंजिल आपको अपने आप मिल जाएगी। और अगर आप रास्ते पे ध्यान रखोगे तो आपको मतलब ज्यादा टेंशन भी नहीं होगी और आपको प्रेशर भी फील नहीं करना पड़ेगा। तो ये बात मुझे उनकी बहुत पसंद है। अपने रास्ते को तय करना होगा और आपको ये तय करना होगा कि आपकी मंजिल कहाँ है। अगर आप उसी दिशा में बढ़ते हैं तो कोई नहीं रोक सकता आपको मंजिल हासिल करने से, मंजिल तक पहुंचने से। आप देखिए जोश से लबरेज हैं ये टॉपर्स, कितना अच्छा लग रहा है इनके अनुभवों को सुनकर। मनित, आप अपने बारे में बताइए। आप अपनी हॉबीज का जिक्र जब कर रहे थे तो आपने बताया कि आपको भी क्रिकेट का बहुत शौक है, आप खाली समय में क्रिकेट देखते हैं। तो इसके अलावा आपने कैसे अपनी चीजों को मैनेज किया? अपने टाइम टेबल के बारे में भी बताइए ताकि हमारे दर्शक जान पाएं, हमारे युवा दर्शक खास तौर पर। और कोई एक ऐसी एडवाइस जो आपको लगता है कि जहन में रखनी चाहिए एग्जाम प्रिपरेशन के दौरान। मुझे नॉवेल पढ़ने का काफी शौक था, तो मैं हर दिन एटलीस्ट 15-20 मिनट नॉवेल, नीट के एक दिन पहले भी नॉवेल पढ़ता रहता था। मतलब उसका बहुत शौक था। और साथ ही साथ थोड़ा स्केचिंग और वो सब भी थोड़ा कर लेता था मैं। तो किताबें पढ़ते हैं आप बहुत ज्यादा? हाँ, मुझे नॉवेल्स का पहले से ही काफी शौक था। आपका फेवरेट नॉवेल कौन सा है? कोई एक तो कहना मुश्किल है, जेके रावलिंग के, जॉन ग्रिशम के, डैन ब्राउन के, सारे ही नॉवेल बहुत प्यारे हैं। अच्छा, अब आप आगे को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, हालांकि आपने वो जो सफलता हासिल की है, आपको लगता है कि अभी तो परिश्रम खत्म नहीं हुआ है, अब तो और मेहनत करनी होगी आगे चल के, यहाँ यहीं पर सब कुछ हासिल नहीं हो गया? नहीं, ये तो सिर्फ पहला ही पड़ाव है। अभी अगर हम खुश भी अगर बहुत ज्यादा हो गए तो भी वो एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो हमें तो फिर अब थोड़ी देर सेलिब्रेट करके फिर नेक्स्ट टारगेट पे ही मूव ऑन कर लेना चाहिए। नेक्स्ट टारगेट पे। पृथ्वीराज, आप मुझे बताइए कि अब आगे के लिए तैयारी कैसी होगी? आगे के लिए प्लानिंग में क्या बदलाव करने वाले हैं आप? आगे तो कॉलेज में जाने वाले, तो वहाँ पे सीनियर्स का सपोर्ट होगा और जो प्रोफेसर्स बताएंगे उसका करना पड़ेगा। और नए नए बायो को और अच्छे से जानने का मौका मिलेगा, ह्यूमन बॉडी के बारे में जानने को मिलेगा, तो उसके लिए एक्साइटेड हूँ। और बहुत सारे तो टेक्निकल टर्म्स ऐसे होते हैं कि शायद आम लोगों को समझ में भी नहीं आते। शोएब, आपने कहा था कि आप ऐसी दवा बनाना चाहते हैं, उन बीमारियों की दवा जिनका अभी तक इलाज नहीं मिल पाया है और लोग उनसे बहुत परेशान हैं। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो ब्रेक से जब मैं वापस लौटूंगी तो मैं यही जानूंगी आप सबसे कि आप क्या करना चाहते हैं आगे चल के। क्या आपके मन में कुछ ऐसा करने की और इच्छा है जो अभी पूरी होनी बाकी है? छोटा सा ब्रेक। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम, आप सभी लोग बने रहिएगा हमारे साथ। आपको आवाज मेरी मिल पा रही होगी? छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, आ रहे हैं। तो जी न्यूज पर आप देख रहे हैं नीट की पाठशाला। मेरे साथ 6 विनर्स हैं जो अपने अपने अनुभव, अपना अपना संघर्ष आपके साथ साझा कर रहे हैं। और मेरे पास सवाल आने भी शुरू हो गए हैं। एक दो सवाल हैं कुछ दर्शकों के। शोएब, आपसे एक दर्शक ये पूछते हैं, इनका नाम प्रवीण है, ये कहते हैं कि कोचिंग में किस तरह की बुक्स पढ़ाई जाती हैं? जो रेफरेंस होता है वो क्या रेफरेंस बुक का होता है या एनसीईआरटी को ज्यादा फॉलो किया जाता है? कोचिंग में जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं और एनसीईआरटी जो होते हैं, उन दोनों को मिला के काइंड ऑफ एक ऐसा मटेरियल तैयार किया जाता है जहाँ पे एक तो एनसीईआरटी के वो पॉइंट्स जो थोड़ा बच्चों को समझने में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कुछ
एम्बिगियस पार्ट्स होते हैं या कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स होते हैं उस पर, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है, एनसीईआरटी को और ज़्यादा एक्सप्लेन किया जाता है। और प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस या तो बाहर से आए हो या जो एनसीईआरटी में ना हो, वो उसका पूरा टॉपिक ही बताया जाता है, यानी सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं, वो क्वेश्चन का जो पूरा कंटेंट है वो सारा दिया जाता है। राइट। और फिर फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें न्यूमेरिकल वाला पार्ट आता है, उससे एनसीईआरटी से थोड़ा अलग होता है। ये मेनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड होता है और जो भी मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिस लेवल का क्वेश्चन, वैसा उस पे मटेरियल दिया मतलब होता उसे है। इजी बनाया जाता है रेफरेंस बुक के आधार पर भी और एनसीईआरटी की बुक्स से लेकर भी। एक और छोटा सा सवाल मैं ले पाऊंगी, सवाल हालांकि बहुत सारे आ चुके हैं मेरे पास। दिल्ली से शेफाली आकांक्षा, इनका ये सवाल है। शेफाली वो 12th क्लास में पढ़ती हैं दिल्ली में। वो ये कहते हैं कि वो भी नीट का एग्जाम देना चाहती हैं, लेकिन उनकी फिजिक्स थोड़ी सी वीक है, तो उन्हें कैसे अपनी फिजिक्स को लेकर, पढ़ाई को लेकर एक पूरा मतलब टाइम टेबल बनाना चाहिए? मैंने कोच कर वो आकाश इंस्टीट्यूट से की है, तो वहाँ पे जैसे मतलब मेरा क्या पैटर्न होता था पढ़ने का कि पहले मैं फिजिक्स के जो हमारे कोचिंग में मॉड्यूल्स दिए जाते हैं उसको मैं पहले पूरा कंप्लीट करती थी, और एक वो कंप्लीट होने के बाद से थियोरी पोर्शन मैं नोट्स रिवाइज करती थी, और उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 300 के आसपास क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस करती थी जो कि प्रीवियस ईयर पे बेस्ड होते थे, और उससे ही रिलेटेड और भी कंटेंट जो थोड़ा उससे पेरिफेरल क्वेश्चंस है वो करते थे। और उसके बाद से मतलब ये सारा करने के बाद एचसी वर्मा करके एक बुक आती है, आप वो भी कर सकते हैं, उससे थ्योरी बहुत स्ट्रांग होती है। और दूसरा एनसीईआरटी, उसको आप पूरा रीड कीजिए। आपने बताया कि आपको एनसीईआरटी ने बहुत मदद की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। शोएब आपका, आकांक्षा आपका, विनीत आपका, बासित आपका, मनित आपका और पृथ्वीराज सिंह आपका भी बहुत सारी शुभकामनाएं जी न्यूज की तरफ से। आपसे प्रेरणा लेकर हमारे जो बाकी के युवा हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, सफलता पाना चाहते हैं, आज उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा, हमें ये पूरी उम्मीद है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।